बधिर धृतराष्ट्र सरीखे, भूत भविष्य के नेत्र, अंतर मन में धधक रहा है। जो जो बात आगे बढ़ रही है, ये मामला सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। मेरे पापा ने मेरा रिश्ता कोहिनूर टी कंपनी वाले अभिजीत के साथ तय कर दिया है और मैंने उसे स्वीकार भी कर लिया है। क्या? मेरा घर, मेरी जमीन, मेरे बच्चों के मुंह का निवाला छीना उसने। उसका हिसाब तो मैं चुकता करके रहूंगा। आपकी भाभी का कत्ल किसने किया होगा? किसी पर संदेह तो होगा। जिस तरह से मिसेस अपराजिता ने ये बागान का काम संभाल रखा था, उनके तो बहुत सारे दुश्मन होंगे ना। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन हमारे बागान के एक मोहरी को पता है और वो उस लड़की को भी जानता था। क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सब हम बाद में जान लेंगे। आपको जितनी जानकारी है वो हमें दे दीजिए। मोहरी ने काजल नाम की लड़की को हमारे मैनेजर के पास मेड की जॉब के लिए उसकी गुलामी से पेशकश की। उस लड़की ने उस मैनेजर के बंगले में जॉब ज्वाइन भी कर ली थी और जहां तक मुझे याद है क्रिसमस वाले दिन उस लड़की का मर्डर हुआ था। बाकी अगर आपको और जानकारी चाहिए ना तो हमारे मोहरी से बात कर सकते हैं। ठीक है, पर इस सिलसिले में हम आपसे फिर पूछताछ कर सकते हैं। आप एक काम करिए, कल मोहरी को अपने ऑफिस में बुला लीजिए। हम उससे पूछताछ करना चाहते हैं। अभी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। अच्छा किया मुकुंद जो तू घर से निकला है। देवता दादा, काम की तलाश में तो रोज ही निकलते हैं, पर राह ही नहीं मिलती। और जिस राह पे हम जा रहे हैं, हम काम पर इसी रास्ते से होकर निकलते हैं। देवता दादा, बहुत ही वीरान रास्ता है ये, यहाँ कोई आता जाता नहीं। ऐसे रास्तों पर चलने के लिए बहुत बहादुरी की जरूरत होती है। हैंड्स अप! अरे यार, तुम लोग हो, तुमने तो डरा ही दिया। अपने बाप पे पिस्तौल उतार रहा है। हाँ मुकुंद, ये है जुगनू और हामिद, हमारे धंधे के सबसे होनहार आदमी। और ये जो जुगनू है ना, इसकी नजर इतनी तीखी है कि पुलिस की गाड़ी अगर अंधेरे में भी खड़ी हो तो भी इसको दिख जाती है। देवता दादा, इरशाद भाई की इजाजत के बिना किसी नए आदमी को इस तरह सब ठिकानों पर घुमाना इस धंधे के उसूल के खिलाफ है। जुगनू, मुकुंद मेरा बेटा है, तुम्हें कोई शक हो तो बताओ। जहां तक इरशाद भाई का सवाल है, उन्हें पूरा यकीन है मुझ पर, और हमारे रिश्ते के बारे में तुम बाखूबी जानते हो। चलो मुकुंद। अरे देवता भाई, गुस्सा मत करो, मुझे पता नहीं था। मैं तो बस वैसे ही, चलो अब गुस्सा थूको और बेटे के सामने छोटे भाई को माफ कर दो। अरे छोड़ो ना दादा, इस बेचारे को मालूम नहीं था। वैसे धंधे में थोड़ा चौकस तो रहना भी चाहिए। मुकुंद को मैं लेकर आया हूं, यही बात काफी होनी चाहिए इसके लिए। अब माफ कर भी दो दादा। अरे मुकुंद, तुम ही सिफारिश कर दो ना। देवता दादा, माफ कर दो, आपका ही आदमी है। ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं। तो आप लेकर गए थे काजल को मैनेजर के बंगले पे? हाँ। क्या हुआ था फिर वहां? काजल मेरे ही कहने पर मैनेजर के बंगले पर काम करने चली गई थी और वहीं क्वार्टर लेकर रहने लगी। क्रिसमस के दिन बोली मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। उसकी माँ दुलामी ने बहुत खूबसूरत केक बनाया था उस दिन। वाह, क्रिसमस, कैंडल, डिनर, क्या माहौल रहा होगा ना सर। शट अप। सॉरी। उस दिन काजल के अलावा मैनेजर के बंगले पर और कौन कौन था? मैनेजर की बीवी दिल्ली चली गई थी 1 महीने के लिए। मैनेजर और काजल के अलावा बंगले में कोई नहीं था। क्रिसमस के दिन की बात बताओ, उस दिन क्या हुआ था? क्रिसमस के दिन काजल की माँ दुलामी ने अपने घर मुझे बुलाया था। वो बहुत खुश थी। बेटी और मैनेजर के लिए उसने अपने हाथों से केक बनाया था। उसके बाद? थोड़ी देर बाद हम बंगले पर पहुंचे। हमें बड़ी हैरत हुई कि क्रिसमस के दिन सारा बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। हम ड्राइंग रूम में पहुंचे, तब तक काजल का मर्डर हो चुका था। ओ तेरी, अभिजीत और अपराजिता के रोमांस के बाद एक और मर्डर। कहानी के तार कुछ उलझे उलझे से नहीं लग रहे हैं सर। शट अप।
आप प्लीज बोलते रहिए, उसके बाद क्या हुआ? सर हम क्या बोले, हम गरीब आदमी ठहरे, ज्यादा बोलेंगे तो पेट पर लात पड़ जाएगी। क्यों? पेट पर लात क्यों पड़ेगी? तुमने भी कोई अपराध किया है क्या? नहीं सरकार, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर हम जानते कि काजल का वहाँ मर्डर हो जाएगा तो हम मैनेजर के यहाँ नौकरी के लिए उसे कभी ना भेजते। हम तो अपने बेटे हिमांशु की शादी उससे करवाना चाहते थे। सर तीसरा आदमी, मतलब कि एक और शरीफ आदमी। शट अप। आई एम सॉरी। अच्छा, उसके बाद पुलिस केस तो हुआ होगा ना? जी हाँ, पुलिस केस भी हुआ था और जांच भी हुई थी, लेकिन जांच में कुछ निकला नहीं और पुलिस ने केस बंद कर दिया। लेकिन अपराजिता मैडम ने मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया। ओह, ओके, आई शैल सी। नमस्कार दादा। नमस्कार। बहुत बढ़िया मछली बनाई है आज, थोड़ी सी तुम भी खा लेना। नहीं नहीं दादा, मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ। वो जरा उधर से थाली पकड़ा ना। हाँ दादा। क्या देख रहा है मुकुंद? दादा बड़ी खूबसूरत थाली है ये, इसकी खूबसूरती देख रहा हूँ। समझता हूँ। मैंने भी जब इस थाली को पहली बार देखा था तो देखता ही रह गया था। मैं एक बार किसी काम से राजधानी गया था, वहां मुझे ये पसंद आई, मैंने खरीद ली। पर दादा ये तो बहुत महंगी लगती है। हाँ महंगी तो है, लेकिन औरों के लिए, हमारे लिए नहीं। क्यों दादा, आपके लिए महंगी क्यों नहीं है? भाई हमारा ये धंधा पैसे की कमी बिल्कुल नहीं रहने देता। मैं तो क्या, अगर तू हमारे साथ आ गया तो कुछ देर बाद तू भी ये सब ले पाएगा। अरे जो कमाई तो NES क्लब में 1 महीने में करता था ना, वो इस धंधे में आ गया तो 1 दिन तो क्या 1 घंटे में कर लेगा। सच में दादा? बस एक बार इस धंधे के मालिक इरशाद खान साहब को आने दे, उससे तेरे काम दिलाने की बात करूंगा। फिर देखना, धंधे में आते ही तो अपने और अपने परिवार के सारे अरमान पूरे कर सकेगा। पर दादा जो धंधा आप करते हैं वो तो कानून के खिलाफ है ना। अरे कानून बनवाने वाले ही ये धंधा चला रहे हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। आपके मैनेजर साहब यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद इंग्लैंड चले गए थे, लेकिन उन्होंने फोन पर बताया कि कंपनी में किसी यूनियन लीडर ने हड़ताल करवा दी थी और काफी हंगामा हुआ था। असल में कंपनी के मजदूरों में काफी अराजकता फैल रही थी। हम उनकी मांगे मान भी लेते, वो नई मांगे रख देते और भाभी हमारे जैसे तैसे मान मनोबल करवा के उनको वापस ले आते। बड़ी भली औरत थी हमारी भाभी, पर बड़ी देर के बाद हमें यह पता चला कि इसके पीछे किसका हाथ है। हैरानी की बात तो यह है कि भाभी भी उसे जानती थी, पर हेल्पलेस थी। तो आपको हेल्पफुल होना चाहिए था ना, एक शरीफ आदमी होने के नाते। शट अप चंचल। सॉरी सर। लेकिन ये रोज रोज की हड़ताल के पीछे कौन आदमी था? वो आदमी था तरुण। जी हाँ, तरुण चौधरी। भाभी, आप मजदूरों को सर पे चढ़ाती जा रही हैं और ये हमारी कंपनी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पर हमारी सेहत के लिए तो अच्छा है ना। अरे आप बैठिए, आप खामखा अपना बीपी बढ़ा रहे हैं। अरे मैं भी तो पार्टनर हूँ इस कंपनी का, बराबर का हिस्सेदार हूँ। विश्वजीत मेरे भाई, अगर अपराजिता नहीं संभालती तो मेरे और तुम्हारे भरोसे तो ये कंपनी कब की डूब चुकी होती। आप तो रहने ही दीजिए, आपको संगीत सम्मेलनों से वक्त मिले तभी आप कंपनी संभालेंगे ना। लो जी, हम तो चुप हो जाते हैं। भाभी अब जानते नहीं, मजदूरों की स्ट्राइक बार बार कौन करवा रहा है? कौन करवाता है? उनका लीडर, स्टेट बॉडी का कन्वीनर तरुण चौधरी। भाभी, भाभी, अरे कहाँ खो गए आप? अच्छा तरुण, लगता है इस आदमी को भी देखना ही पड़ेगा। मैंने देखा अपनी आंखों से सब कुछ। मैंने कहा था ना सर, ये तो वो बहुत शरीफ आदमी हैं जो सिर्फ अपनी आंखों से देखते हैं। चंचल। सॉरी। मैं शरीफ आदमी हूँ, मिस चंचल ठीक कह रही है। मैं अपनी आंखों से सिर्फ देखता ही नहीं, आदमी का चेहरा पढ़ भी लेता हूँ। हाय सर, देखिए ना कितने भोले हैं। ये सिर्फ देखते ही नहीं
पढ़ भी लेते हैं सर, लेकिन चेहरा भी कोई बुक या मैगजीन होता है? चंचल प्लीज शट अप। आई एम सो सॉरी सर। तो क्या पढ़ा आपने मिस्टर बिस्वजीत? अपरा भाभी के चेहरे के भाव मुझसे छिपे न रह सके। कब? जब भी मैं उनके सामने तरुण चौधरी का नाम लेता, उनका चेहरे का अजीब से तनाव का शिकार हो जाता। तो आपने अपराजिता की आंखों को एनालाइज कर लिया था? जी, और मुझे शक ही नहीं यकीन भी था कि भाभी तरुण चौधरी को पहले से जानती थी। जानती थी? तो क्या कंपनी में हड़ताल करवाने और कंपनी को बर्बाद करने में अपराजिता और तरुण दोनों? वेरी गुड सर। अगर ये बात है तो तरुण को अभी गिरफ्तार कर लेते हैं सर। शट अप चंचल। सर, मुझे ये बात झूठी लगती है। अपराजिता ही कंपनी खड़ी करे और वही डुबोए। बात कुछ हजम नहीं हो रही है। आप प्लीज चुप रहेंगी? मैडम, ये कंपनी के अंदर की बातें हैं। अरे अपरा भाभी तो मुझ पे भी निगाह रखने लग गई थी। ये तो कंपनी के इंटरेस्ट में मैंने ये बात किसी को बताई नहीं, और हमारे क्लर्क दुर्गादास ने हमें ये बात बता दी थी कि भाभी के शक का केंद्र बिंदु मैं भी हूँ। ये देवर जी को इन क्लर्कों से सावधान करना होगा। ज्योति। जी मैम। दुर्गादास से बोलो कि कैश बुक और इस महीने के वाउचर्स लेकर आए। जी मैम। आपको मैम ने इस महीने की कैश बुक और वाउचर फाइल के साथ अंदर बुलाया है। हाँ जी मैम। कैश बुक अप टू डेट है? नहीं मैम, पूरी नहीं है। और वाउचर फाइल? मैम वो इस महीने के वाउचर्स अभी आए नहीं हैं। ये क्या? 15 दिन के वाउचर्स और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स कहाँ हैं? बिस्वजीत सर ने कहा था वो बिल्स और रसीदें लाकर देंगे, फिर बताएंगे कैसे बनाने वाउचर्स। $10 लाख की कैश का हिसाब अभी तक पेंडिंग है? मैडम ये तो बहुत पहले से हो रहा है। कब से? जब से बड़े साहब की डेथ हुई है। ठीक है, तुम जाओ। तो उसने आप पर शक किया और आपने उस पर शक करना शुरू कर दिया। रिवेंज यानी बदला। वो क्या कहते हैं, टिट फॉर टैट। शट अप। सॉरी सर। लेकिन हमारा मसला तो हल नहीं हुआ ना। पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपको इन्वेस्टिगेशन में मदद कर ही रहा हूँ ना। अब मसला हल करना तो आपका काम है। सर, आपको नहीं लगता ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? सॉरी, इस बात पे मैं स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करता हूँ। चंचल, तुम्हें किसी सभ्य आदमी के साथ बात करने का तरीका नहीं आता? आई एम सॉरी सर। वेरी सॉरी बिस्वजीत, लेकिन आपको हमारी मदद करनी होगी ताकि सच का पता लगाया जा सके। देखिए, मैं वही तो कर रहा हूँ, लेकिन ये लड़की। सॉरी सर, लेकिन अगर आप कहेंगे अपराजिता मैम खुद अपना मर्डर करके खुद डेड बॉडी बनकर लेट गई, तो क्या हम इसे सच मान लेंगे? आई थिंक शी इज मेंटल। पागल है क्या ये? सर, मैं मजाक कर रही थी, लेकिन ऐसी स्थिति में ये केस सुसाइड का होता है। यू शट अप चंचल। एक्सक्यूज मी, मेरे और भी अपॉइंटमेंट्स हैं। अब भाभी तो चली गई, भैया डिस्टर्ब रहते हैं, और 30 स्टेट के साथ साथ मुझे क्लब का भी देखना पड़ता है, और उधर उस मुकुंद ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। तो क्या हम ये महफिल बर्खास्त कर सकते हैं? माइंड योर लैंग्वेज बिस्वजीत, ये कोई महफिल नहीं है। आप शक के दायरे में हैं और हम आपको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आज के लिए हम चलते हैं, पर अब आपको हमारे ऑफिस आना होगा। हमारे फोन का इंतजार करिएगा। चलो चंचल। अपराजिता ने आप पर शक किया और आपने उस शक का बदला उन पर निगाह रख कर लिया। कोई तो वजह होगी आपके पास। वजह है तरुण का नाम सुनते ही भाभी का बुरी तरह से चौंकना, और मजदूरों के प्रति
जरूरत से ज्यादा दया, ये दोनों वजह काफी थी मेरे लिए भाभी पे शक करने के लिए। अपराजिता, तुम आओ। अरे तुम खड़े क्यों हो गए? बैठो। हाँ बैठिए। मुझे बुला लिया होता। मैं किसी के सामने मिलना नहीं चाहती थी। अब भी मैं यहाँ आई हूँ, ये किसी को नहीं पता। तो पता कर आना था। आखिरकार तुम नेता बन ही गए। मस्तूर नेता। वही उसूलों पर आज भी कायम हूं। हो तो बड़े लीडर। नहीं, मजदूर ही हूं। वहीं खड़ा हूं जहां तुम छोड़ गई थी। भूले नहीं हो अब तक? भूल सकता हूं क्या? सीताराम, पानी। भूल जाओ या याद रखो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पुराने जख्मों में दर्द उठता है कभी कभी। किसी का दर्द किसी की दवा बन जाए तो ऐसा दर्द मैं 100 बार ले लूं। जब तुम बिना कोई कारण बताए मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे लगा कि मेरी गरीबी मेरी मोहब्बत पर भारी पड़ गई। कई बार ये गरीबी वगैरह के अलावा भी और कारण हो सकते हैं। शायद। तुमसे दूर जाकर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, बस अब जो हो गया सो हो गया। अब मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे घर आकर मेरे ऊपर मेहरबानी का कारण? यही सवाल मेरा भी है तुमसे कि तुम्हारा यहाँ आने का कारण कहीं मैं तो नहीं? हरगिज नहीं। मेरे यहाँ होने का कारण सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की समस्याएं हैं। यकीन है मुझे तुम्हारी बात पर। तुम तो जानते हो पापा की प्रॉब्लम्स और प्रॉमिस के कारण मैंने अभिजीत से शादी की थी। कहती रहो। और यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अपने परिवार को बचाने के लिए मैंने कोहिनूर कंपनी की मैनेजमेंट संभाली। कंपनी टॉप पर आ गई, पर अब ऐसा लग रहा है कि सारी मेहनत बेकार जाती दिख रही है। ये रोज़ रोज़ की हड़ताल, इससे काम ठप सा होने लगा है और मजदूरों की वागडोर तुम्हारे हाथों में है। मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? हड़ताल वापसी। अपने उसूलों के खिलाफ जाकर यूनियन से गद्दारी करूँ? हड़ताल वापसी से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसूल बिगड़ने से पूरा कैरेक्टर बिगड़ जाता है अपराजिता। असूलों की कुर्बानी दिए बिना क्या ये मसला हल नहीं हो सकता? हमारी मांगे जायज है, और फिर कुर्बानी उसूलों की हो या मोहब्बत की। तरुण चौधरी जिंदाबाद। मतलब? देखो अपराजिता, तुम्हारी मोहब्बत मेरा जाती मामला था, लेकिन यहां सैकड़ों मजदूरों के परिवार वालों की बात है। किसी भी जायज मांग से मैं पीछे नहीं हटूंगी। दर्द और दवा की तरह जायज और नाजायज के मायने व्यक्ति और स्थान वक्त के साथ बदल जाते हैं। एक दोस्त अभी भी मेरे जहन में जिंदा है और उसके पास इलाज है मेरे इस मर्ज का। एक प्रेमिका दिल में धड़कती है तो क्या मैं ये एजुकेशन बीच में ही छोड़ के चला जाऊं? आपके जज्बातों की मैं कद्र करती हूँ। जीत मुझे पसंद है तरुण साहब, लेकिन सामने वाले को हराए बिना। आप कोशिश करिए, मैं भी करूंगी। मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूं, टूट कर। मेरा एक बेटा है और वो बड़ा हो रहा है। मेरा पति है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, टूट कर, और मैं भी उससे। हाँ, मैं अपरा पे लगाम तो लगाना चाहता था, पर बड़े आराम से। मैंने भाभी को बता दिया था कि मुझे उनके और तरुण के बारे में सब कुछ पता है। वाह, शराफत की लाजवाब मिसाल हैं आप। चोरी भी करते हैं और मालिक को बता भी देते हैं कि चोरी आपने ही की है। शट अप चंचल। आप मुझे ये बताओ कि जब आपने अपराजिता को ये सब बताया तो उसका आगे से क्या रिएक्शन था? भाभी के लिए ऐसी खबर थी जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते विश्वजीत। भैया कहाँ हैं? वो क्लासिकल संगीत के प्रोग्राम में गए हैं एज अ चीफ गेस्ट। तुम बैठो। बैठना क्यों भाभी, अब तो नाचने का मन कर रहा है। नाचना?
ऐसा क्या हो गया? नाचने की तो बात है भाभी, मजदूरों की हड़ताल जो खत्म होने वाली है। तुम्हें कैसे पता? अरे भाभी, भोली ना बनी। आप ही तो गई थी यूनियन ऑफिस स्ट्राइक तोड़वाने के लिए। अच्छा, तो तुम्हें? जी हाँ, मुझे सब पता है, पहले का भी और अब का भी। ज्योति, तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाती हूँ। भाभी, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हाई सोसाइटी के, इन छोटी मोटी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। तुम कहना क्या चाहते हो? भाभी, मैं तो चाहता हूं तरुण के असूल भी ना टूटने दें, हमारी बात भी रह जाए। हम मीटिंग करके मजदूरों की मांगे मानने का ऐलान कर देते, तरुण की इज्जत भी बची रहेगी। हाँ, हमारा थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, लेकिन आपकी रेपुटेशन के सवाल पे ये कुछ घाटे का सौदा नहीं है। और अभिजीत? अरे भाभी, ये बात सिर्फ मुझे पता है कि आप तरुण से मिली, और वो आपका क्या है। शट अप। आप फिक्र मत कीजिए, ये बात किसी को पता नहीं लगेगी, वरना बात निकली तो कितनी दूर तक जा सकती है। वो सिर्फ मेरा दोस्त है। अरे भाभी, उसी रिश्ते का तो मान रखने के लिए कह रहा हूं। स्ट्राइक टूटी समझो, लंच के बाद मीटिंग बुला रहा हूं, आप बस खामोश रहकर मेरे प्रपोजल में सहमति दे दीजिएगा, तरुण का मान भी रह जाएगा और ये मामला जड़ से खत्म हो जाएगा, और तरुण भी तो आपका मान रखेगा ना। माफ कीजिएगा, आपको हमारी हड़ताल की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनी की बेहतरी के लिए हमारी कुछ मांगे हैं। नेवर माइंड जेंटलमैन, हम तो मजदूरों के दोस्त हैं और ये कंपनी हमारा एक परिवार, और मैं चाहता हूं कि हम सब परिवार में मिलकर काम करें। और आपसे तो हमारे पुराने संबंध हैं, और पुराने रिश्तों की तो हम कदर करते हैं, है ना भाभी? दैट्स नाइस। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। धूल उड़ाते पग पग पल छिन, कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन। घड़ी की टिक टिक धिनक धिनक धिन, बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सरीखे